हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक और इस टॉपिक को मैंने अपडेट किया है। ये टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और इसके अंदर हमेशा मतलब ये टॉपिक सिंपल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, इजी टू लर्न भी है और ये टॉपिक फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी ये आता है। और इसको मैंने यहाँ पे अपडेट किया है क्योंकि जो प्रीवियस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे था तो वो ब्रीफ लेक्चर था। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया है, डिटेल के अंदर करवा दिया ये। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको 1-2 दिन के अंदर मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है डैट इज़ ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब हम किसको पकड़ेंगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या है कि अगर उस सेंटर की जो सेंटर का जो कॉस्ट है जितना उसका स्टैंडर्ड फिक्स किया है उससे ज़्यादा जाता है तो उससे जो है रीजंस पूछे जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल वे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ असाइंड फॉर द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने कॉस्ट को कंट्रोल रखना है, विद इन लिमिट रखना है। तो यहाँ पे पर्सन जो होते हैं उनको पिन पॉइंट किया जाता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रीज़न बताओ कि क्यों कॉस्ट जो है एक्सीड कर रही है। प्रॉपर अथॉरिटी इज़ गिवन टू द पर्सन सो डैट दे आर एबल टू कीप अप देयर परफॉर्मेंस। In case performance is not according to the predetermined standard, then the person who are assigned this duty will be personally responsible for it। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं और जो उनके जो स्पेसिफिक पर्सनस होते हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उन्होंने परफॉर्मेंस को अप टू मार्क रखना होता है। अगर परफॉर्मेंस जो होती है प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड से नीचे जाती है तो ये पर्सनली लायबल होते हैं। इनसे पूछा जाता है रीजंस कि क्यों, मतलब आपका जो सेंटर है इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क क्यों नहीं है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसका जो मेन फोकस है डैट इज़, क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हमने स्पेसिफिक पर्सन, जैसे प्रोडक्शन सेंटर है, प्रोडक्शन डिपार्ट तो जो उसका मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो मतलब अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको मतलब इस लिमिट के अंदर रखना है। कल को अगर कुछ भी उसकी कॉस्ट एक्सीड होती है तो उससे नेचुरली उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है मेन फोकस जो है ह्यूमन बीइंग के ऊपर है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पे सिस्टम के ऊपर नहीं है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स की जाती है। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। As per Charles, responsibility accounting is a system of accounting that recognizes various decision center throughout the organization। इसका कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेंटर के अंदर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है क्रिएट किए जाते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल मैनेजर जो होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को असाइन किए जाते हैं और वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट कॉस्ट इन क्वेश्चन। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कॉस्ट सेंटर के मैनेजमेंट के लिए। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर विच अकाउंटेबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड according to the responsibility delegated to the various levels of management and management information and reporting system instituted to give adequate feedback in terms of the delegated responsibility. Under this system, division or units of an organization under a specified authority and person are developed as responsibility centers and evaluated individual for their performance। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक सेंटर दे दिया जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए और वो उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है, अपने सेंटर के बारे में बताना पड़ता है।
अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अकोमुलेशन एंड रिपोर्टिंग कॉस्ट ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर हु हैज़ अथॉरिटी टू मेक डे टू डे डिसीजन। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं और स्पेसिफिक पर्सन जो होते हैं उनके इंचार्ज बनाए जाते हैं, तो वो अपने सेंटर का जो डाटा है, जो कॉस्ट इनकर करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और मैनेजर की परफॉर्मेंस जो होती है नेचुरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्पेसिफिक पर्सन के अंडर होती है। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस जो होती है अप टू द मार्क नहीं होती तो उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के ऊपर फोकस करती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं जिसके अंदर डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, जैसे लार्ज फर्म है तो वो बहुत सारे मीनिंगफुल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, क्योंकि जब हम बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं तो उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। तो मैनेजर ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी सेंटर जो होते हैं, जो अपने सेंटर की जो कॉस्ट है उनकी कंट्रोलेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वहाँ पे उनका जो स्टैंडर्ड है फिक्स कर दिया जाता है और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर किया जाता है, और डेविएशन है तो उनसे रीज़न वगैरह रिपोर्ट जो है मांगी जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ और कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर इन आवर्स है यूज़ किया जाता है, तो वो इनपुट्स होते हैं जिनको हम कॉस्ट कहते हैं। और उसी तरह जो आउटपुट्स होते हैं वो यूनिट्स के अंदर होता है, उसको भी हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसको बेच के हमें कितना प्राप्त हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डैट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, और ये अथॉरिटी और डिसीजन पॉइंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको असाइन की जाती है वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है होना चाहिए, जिससे पता होना चाहिए कि मैं किसके नीचे काम कर रहा हूँ, मैंने किसको रिपोर्ट देना है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह क्या है, असाइनिंग cost to individual and limiting their efforts to controllable cost। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट असाइन करते हैं, रेवेन्यू असाइन करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट है, इतना रेवेन्यू आना चाहिए। तो देखो जिन बेसिकली क्या होता है कि देखो अगर वो विद इन द लिमिट्स, जैसे कॉस्ट विद इन द लिमिट्स नहीं है तो नेचुरली वहाँ पे उस पर्सन को पकड़ा जाता है कि क्यों आपका जो सेंटर है उसकी कॉस्ट क्यों एक्सीड कर रही है, उसके रीज़न क्या है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को, जो उसको टारगेट दिए जाते हैं उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जो है मेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन की जाती है डैट इज़ टू कंट्रोल दी कंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉट टू दी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, क्योंकि वो तो फिक्स होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेन फोकस होता है कि जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि अगर जो पर्सन है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हम क्रिएट करते हैं तो शुड हैव अथॉरिटी कि किस तरह से उसने जो कोई भी चीज़ है खरीदनी कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो नेचुरली उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर कोई व्यक्ति जो है कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो नेचुरली ये कॉस्ट उसको चार्ज होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता डायरेक्ट एक्शन के द्वारा, तो नेचुरली जिसके द्वारा क्या है कि नेचुरली even if the person cannot significantly influence the amount of cost through his own direct action, he may be charged with those elements with which the management desire him to be concerned, so that he will be helped to influence those who are responsible। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की है कि उसके पास पूरा राइट होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि अगर कॉस्ट जो है उसके कॉस्ट सेंटर को बिलोंग करती है तो ये उसके कॉस्ट सेंटर के अंदर होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जब चार्ज किया जाता है तो देखा जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके साथ जो है ये एसोसिएटेड है। और उसी तरह क्या है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिविजन्स होती हैं या डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तो जो मटेरियल
जो एक प्रोसेस का फिनिश प्रोडक्ट है जो दूसरे डिपार्टमेंट का या दूसरे डिवीज़न को ट्रांसफ़र किया जाता है वो किस रेट पे करना है, कॉस्ट पे करना है या कॉस्ट मार्केट प्राइस पे करना है या प्रॉफिट पे करना है, तो वो क्लियर कट पता होना चाहिए। और उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंट्रोल डिवाइस है जिसके द्वारा जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि जो हमने प्लानिंग की है उससे डेविएशन है तो वो अर्लीस्ट जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि करेक्टिव एक्शन जो है इमीडिएटली लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट जो है देखो बॉटम से ऊपर तक जाती है और रिपोर्ट जो है सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर रीजंस क्या टारगेट है, एक्चुअल में क्या है, तो क्या डेविएशंस के क्या रीजंस हैं। और उसी तरह देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। यहाँ पे बजट फिक्स होनी चाहिए और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के जो इंचार्ज होते हैं उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि इनसे मोटिवेशन मिलेगी। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर क्या है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम जो है इफेक्टिव होना चाहिए और इसके अंदर जो रूटीन मैटर्स होते हैं ये लो लेवल पे सोल्व होने चाहिए। इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं वही उसको रिपोर्ट होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है मेन ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को ब्लेम नहीं करना, उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है कि किस तरह से हम अपने आप को पहले से बेटर कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और म्यूचुअल इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी है ताकि करेक्टिव एक्शन जो है राइट टाइम पे लिया जा सके। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर डिवाइडेड होती है और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर होता है और मैनेजर जो होता है उसके रिस्पॉन्सिबल होता है। उनको टारगेट दिए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर वो लेस है तो वहाँ पे जो है वेरिएंस की रिपोर्ट दी जाती है ताकि टाइमली एक्शन जो है इसके ऊपर लिया जा सके। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसके अंदर हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों को देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं स्फीयर ऑफ अथॉरिटी या डिसीजन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए क्या होता है कि जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको मीनिंगफुल सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन असाइन टू मैनेजर जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोटे तौर पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है 3 तरह के होते हैं, कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। मैंने यहाँ पे आपको जो है 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट हम करते हैं कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर देखो वो सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है, जो मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो उस सेगमेंट ने कॉस्ट इनकर की है और वहाँ पे उसकी रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे हम देखो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो आउटपुट होता है, ठीक है। तो जो सर्विस है उसका तो हम आउटपुट भी नहीं मेजर कर सकते। तो सर्विस जो होता है कॉस्ट सेंटर होता है। तो कॉस्ट सेंटर की जो परफॉर्मेंस होती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इनपुट हमने यूज़ किया है और वहाँ पे नेचुरली जो क्वांटिटी हमने यूज़ की है उसके ऊपर कितना खर्चा आया है, क्या वो लिमिट से ज़्यादा है, तो वो वेरिएंस होती है। और उस तरह हम देखते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ये कॉस्ट सेंटर की तरह ही होता है लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंट फैक्टर होता है। देखो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे सेंटर की कॉस्ट और इसकी जो सर्विस होता है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसलिए ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर होता है। और उसी तरह रेवेन्यू सेंटर जो है जहाँ पे मैनेजर इज़ हेल्ड ओनली फॉर दी रेवेन्यूज़। तो यहाँ पे जो गोल होता है डैट इज़ टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। जैसे देखो रेलवे की रिजर्वेशन है तो उसका भी काम ये होता है कि हमने किस तरह से रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है। और जैसे एरोप्लेन्स की जो एयर रिजर्वेशन सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे भी होता है कि हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन करनी है।
तो एम्प्लॉय जो है यहाँ पे वेल ट्रेन होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जो कस्टमर्स हैं उनको सेल के अंदर कन्वर्ट कर सके। प्रॉफिट सेंटर जो होते हैं ये जहाँ पे मैनेजर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट देखो हम बाहर वाले को सेल करके भी कमा सकते हैं और अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र होती है तो वो डिपेंड करता है कि वो कॉस्ट पे हुई है या प्रॉफिट है। अगर एक जो प्रोसेस है उसका फिनिश प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल है तो क्या वो कॉस्ट पे सप्लाई होता है, तब वो प्रॉफिट सेंटर नहीं है। बट अगर वो प्रॉफिट पे सप्लाई होता है तब वो क्या है, प्रॉफिट सेंटर है। तो यहाँ पे जो इंटरनल ट्रांसफ़र होती है देखो उसके प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि जो बाहर वालों को प्रॉफिट होता है उससे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट जो होते हैं इन्हांस होती हैं। तो जो प्रॉफिट सेंटर की इनकम स्टेटमेंट होती है वो कंट्रोल डिवाइस का काम करती है, एवेल्यूएशन करती है। जैसे फैक्ट्री जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट सेंटर है जो इसका माल जो बाहर वालों को बेचा जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते हैं कि जो ये सेगमेंट है यहाँ पे मैनेजर जो होते हैं रेवेन्यू भी कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट भी, बट इन्वेस्टमेंट भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो एसेट्स उनके कब्जे में होती हैं, मतलब उनके कंट्रोल में होती हैं, तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हों ताकि वहाँ पे सफिशिएंट रिटर्न जो है जनरेट हो। तो यहाँ पे राइट इन्वेस्टमेंट करनी है, एडिक्वेट रिटर्न जनरेट करनी है। नेट प्रॉफिट ऑफ द डिवीज़न डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिवीज़न इनटू 100। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि देखो एसेट डिस्टिंग्विश करनी बहुत मुश्किल हो जाती है कि एसेट इस सेंटर की है, वो किसी और सेंटर की भी हो सकती है। तो जो बड़े सेंटर्स होते हैं वहाँ पे एसेट जो होते हैं उनके होते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेट करना इसको इजी हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो यहाँ पे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के जो इंचार्ज है, जो लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेयर किया जाता है, टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है डेविएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो किस तरह से हम इसको और बेटर कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर एक डिवीज़न दूसरी डिवीज़न को मटेरियल भेजती है तो वो क्या पॉलिसी होनी, किस मतलब कॉस्ट पे होना चाहिए, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। और उसी तरह परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है भेजी जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा एनालिसिस किया जाता है, रीजंस बताए जाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसके क्या मेरिट्स हैं। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन बींग को दी जाती है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंचार्ज बनाए जाते हैं या मैनेजर्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड्स होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सेंटर्स की परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। तो यहाँ पे नेचुरली उनको जो टारगेट फिक्स किए जाते हैं वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकती है। कॉस्ट प्लानिंग के अंदर भी हेल्पफुल होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जब क्रिएट किए जाते हैं तो उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी जाती है। और ये डिसीज़न मेकिंग के अंदर भी क्या है कि जब वहाँ से रिपोर्ट आती है क्या रीज़न है, तो उसके बेसिस पे क्या है कि फ्यूचर के लिए डिसीज़न मेकिंग में भी हेल्प होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस के अंदर लाइन ड्रॉ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसी तरह सुपरवाइजरी स्टाफ को लगता है कि ये टाइम वेस्टेज है, और कई बार टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो इसका प्रॉपर कमिटेड नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर फेस होती है।